नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस इजी है में। मैं हूं विनय और दोस्तों हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस के ये जो हमने जो तैयार की है क्लासेज, इसमें हम लगातार दे रहे हैं भाई आपके लिए रीट लेवल 2 लेवल 1 की जो साइंस के इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। साथ ही ऐसे टॉपिक की हम चर्चा कर रहे हैं जो न केवल आपके किसी निश्चित एग्जाम में आते हैं बल्कि जहां भी साइंस पूछी जाती है वहां आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको किस तरीके की सीरीज लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना रिव्यू जरूर दें। और चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मिलती हैं जनरल साइंस रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियोज। फिर चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रीट, एसएससी, रेलवे आदि की तैयारियां कर रहे हो, या फिर आप कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी हैं और आप साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही लाभदायक साबित होगा। आप जाकर हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी वीडियोस हम बना चुके हैं। तो मैं हूं विनय और दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही रोचक टॉपिक रहेगा और यकीन मानिए आपको बहुत ही बड़ा मजा आने वाला है। उस टॉपिक का नाम है भाई कार्य एवं ऊर्जा, यानी वर्क एंड एनर्जी। कई जगह पे क्या करते हैं भाई, इसके साथ एक और टॉपिक ऐड कर देते हैं, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, यानी वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो ये जो तीनों चीजें हैं, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये तीनों चीजें एक दूसरे का रूप ही हैं, एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। इसलिए जितने भी आपके टॉपिक दिए गए हैं, चाहे वो फिजिक्स के बात कर ले या फिर आप कक्षा 9, 10, 12 आदि की बात करें, तो वहां भी आपका जो ये टॉपिक है वो इसी तरीके से दिया जाता है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, कार्य, शक्ति, ऊर्जा। यानी कहने का तात्पर्य तीनों टॉपिक एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड जरूर हैं। इन सब में दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं कार्य को पढ़ना। कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और आप अगर इसको सीख लेते तो भाई इन दोनों को सीखने में थोड़ी सी आसानी आपको रहेगी। तो ध्यान से समझना, कार्य के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, कार्य यानी कि वर्क। ठीक है, यहां हम बात करेंगे भाई वर्क के बारे में। ठीक है, अब देखो दोस्तों क्या होता है वर्क, कार्य क्या होता है। मैं एक जगह पे खड़ा हुआ हूं, पिछले 8 घंटे से खड़ा हूं, मैं थक जाऊंगा, मुझे भूख लगने लग जाएगी, पसीने आएंगे, थकान हो जाएगी, लेकिन फिर भी मेरा कार्य 0। और अगर मैंने इस मार्कर को जरा सा इधर की तरफ फेंक दिया तो मेरा कार्य पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कोई ना कोई काम मैंने किया है। तो ऐसा क्या है कि कई बार तो कार्य हमारा इतनी मेहनत करने के बावजूद भी क्या है, 0 है। कहने का मतलब लगातार अगर मैं इस दीवार पर धक्का मारूं तो ये दीवार बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, लेकिन मैं पूरी तरीके से थक जाऊंगा, मेरी एनर्जी लॉस भी हो जाएगी। ठीक है, फिर भी कार्य शून्य। लेकिन अगर मैं जरा सा भी एक हथौड़ी लाकर इसे तोड़ने लग जाऊं, और तोड़ने का काम मुझे बस इतना ही दिया था कि आपको इस ईंट को हटाना है, तो मेरा कार्य कुछ ना कुछ माना जाएगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह हुआ भाई कि कार्य विभिन्न प्रकार से कैसे बांटा गया है, इसी की चर्चा हम करेंगे। तो जब भी कार्य की बात की जाती है भाई, जब भी वर्क की बात की जाती है, तो यहां पर 2 चीजें हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक तो है भाई आपका बल यानी कि फोर्स, और एक है आपका भाई विस्थापन यानी आपका डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों जो चीजें हैं वही किसको डिफाइन करेंगी, कार्य को डिफाइन करेंगी। भाई जब भी काम करना है तो आपको फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। जैसे कहने का मतलब हुआ भाई ये कोई बॉक्स है, ठीक है, कोई भी ये बॉक्स है और ये जमीन पर रखा हुआ है, ये बॉक्स जमीन पर रखा हुआ है। अब भाई हम क्या चाहते हैं कि ये बॉक्स थोड़ा सा स्थापित हो जाए, विस्थापित हो जाए अपनी जगह से। ठीक है, अपनी जगह से थोड़ा सा विस्थापित हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस पर बल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। और आपने मान लीजिए इसके ऊपर बल लगाया, फोर्स F लगाया, और फिर अगर ये विस्थापित हो गया, यानी ये यहां से थोड़ा सा खिसक कर यहां चला गया, A से B पर चला गया, तो भाई साहब यहां पर क्या तय कर लिया इसने, कोई ना कोई विस्थापन तय कर लिया, D तय कर लिया, और इसी को हम क्या कह देते हैं, कार्य कह देते हैं। यानी भाई कार्य तभी माना जाएगा जब आपने किसी वस्तु, द्रव्यमान, पिंड आदि पर बल लगाया, और बल लगाने से वस्तु क्या हो गई, विस्थापित हो गई, उसके स्थान में परिवर्तन हो गया, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया, तो हम कह देंगे कि क्या हो रहा है,
कार्य हो रहा है, अन्यथा कार्य नहीं हो रहा होगा। ठीक है, फिर से सुनिए कि कार्य की परिभाषा हो गई कि किसी भी वस्तु या पिंड पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्य कहलाती है। अगर स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ तो भाई क्या हो जाएगा? देखो D 0, स्थिति में परिवर्तन नहीं तो विस्थापन 0, तो इसका मतलब कार्य भी क्या हो जाएगा? 0। यानी इन दोनों में से जब एक भी चीज नहीं रहेगी तो कार्य आपका शून्य होगा। तो कार्य की परिभाषा आप लिख सकते हो, क्या हो गई भाई? कि जब किसी पिंड या वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया जाए तो वह कहलाती है आपका वर्क या कार्य। ठीक है भाई, अब देखो यहां पर वर्क के लिए दो चीजें मैंने बताई, एक तो फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन D। तो वास्तव में जो वर्क का फॉर्मूला है वो इन दोनों से ही मिलकर बना है। दोनों में से एक भी चीज शून्य हुई, आपने बल नहीं लगाया तो भाई विस्थापित तो कैसे होगी? आपने बल तो लगाया और विस्थापित नहीं हुआ तो भी कार्य 0। तो दोनों स्थितियों में कार्य 0 कब हो सकता है? जब ये दोनों राशियां एक दूसरे के गुणा में हो। इसीलिए आपके कार्य का सूत्र बन जाता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। ठीक है दोस्तों, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। अगर इसको प्रतीकों के माध्यम से लिखूं तो W बराबर F गुणा D, F गुणा D। W कौन सी राशि है? सदिश राशि है। यहां मैं लिख सकता हूं कि अदिश है। अरे W एक अदिश राशि है, इसके ऊपर वेक्टर नहीं आता। आपने सदिश और अदिश की वीडियो देखी है ना। कार्य एक अदिश राशि है, जबकि बल सदिश है, विस्थापन सदिश है। बल और विस्थापन दोनों सदिश राशियां हैं और उससे मिलने वाला जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, वो आपका मिल रहा है अदिश राशि। तो इसलिए बीच में कौन सा चिन्ह आएगा? अदिश गुणा का चिन्ह आएगा, डॉट आएगा। ये क्रॉस का मतलब तो गुणा हो गया क्योंकि मैंने वहां पर सदिश अदिश नहीं बताए, लेकिन यहां पर मैंने डॉट लगाया है क्योंकि मैंने यहां पर वेक्टर लगा दिए हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया भाई कि दो सदिश राशियों का अदिश गुणा करने पर, इस डॉट का मतलब होता है अदिश गुणा। ये आपको आगे की क्लासों में समझ आएंगे, ज्यादा ध्यान आप नहीं दें। आप इतना याद रखें कि भाई ये डॉट प्रोडक्ट है, जब दो सदिश राशियों का मान अदिश प्राप्त हो तो बीच में डॉट आता है। इसका क्या फर्क पड़ेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो भाई W बराबर हो गया F डॉट D। दोनों कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां, और कार्य है एक अदिश राशि। ठीक है भाई, दूसरी चीज देख लो, इससे हम पता लगा सकते हैं। ये तो हो गया भाई जनरल फॉर्मूला, क्योंकि जनरल में हमने सदिश और अदिश की तो बात ही नहीं की, और ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, ये सदिश रूप में। अब इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है। देखो, कार्य का मात्रक बड़ा आसान है भाई निकालना। F है आपका फोर्स, फोर्स को किस में नापते हो? न्यूटन में, न्यूटन में हमने पढ़ा है। और D होता है डिस्प्लेसमेंट, किस में नापते हैं? मीटर में। तो भाई इसका मात्रक हो गया न्यूटन इंटू मीटर। अब बार बार न्यूटन मीटर लिखने की बजाय हमने कहा कि अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाएं और वो वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाए, यानी मान लो कि यहां पर 1 न्यूटन बल लगाया था और D का मान भी 1 मीटर आया, तो ऐसी स्थिति में जो मान प्राप्त होगा कार्य का वो होगा W बराबर 1 यूनिट, और उस यूनिट को नाम दे दिया है जूल। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया भाई? जूल हो गया। ये है, दोनों ही ऐसा ही मात्रक है, क्योंकि 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन 1 मीटर, दोनों का गुणा। तो 1 जूल हो गया 1 न्यूटन मीटर, ये ऐसा ही मात्रक हो गया। ठीक है, अगर बात करें इसके सीजीएस मात्रक की, तो इसका सीजीएस मात्रक होता है भाई अर्ग, और 1 जूल बराबर होते हैं 10⁷ अर्ग। ये अर्ग भी आपको याद रखना है भाई। ठीक है, तो ये हो गए आपके मात्रक। किसके मात्रक? कार्य के मात्रक। चाहे आपसे न्यूटन मीटर पूछ ले, बिल्कुल सही है। आपसे जूल पूछ ले, बिल्कुल सही है। और आपसे 10⁷ अर्ग कह दे, तो अर्ग भी किसका मात्रक हो गया? कार्य का मात्रक हो गया। तो आई बातें समझ में भाई कि कार्य होता क्या है। कार्य में दो चीजें होती हैं। अगर बल लगाओगे
तो अगर विस्थापित हुई है तभी कार्य माना जाएगा। इसीलिए कार्य हो गया बल गुणा विस्थापन, क्योंकि यह एक अदिश राशि है और प्राप्त हो रही है दो सदिश राशियों से, इसलिए यहां पर डॉट लगाया है, मैंने डॉट लगाया है। और मात्रक की बात करें तो न्यूटन मीटर, जूल और 10⁷ अर्ग, ये इसके क्या हो गए, मात्रक हो गए। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, बैक करके आप थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करें और स्क्रीनशॉट ले लें। और आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मैं इतना फास्ट बोलता नहीं हूं भाई, चीजें तभी समझ में आती है जब आप उनको धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। तो आगे हम चलते हैं भाई। अब जो मैंने अभी अभी आपको एक सूत्र बताया था, W बराबर F डॉट डी, जहां पर F वेक्टर है और D वेक्टर है, लेकिन W वेक्टर नहीं है। ठीक है भाई, तो ये कौन सी राशि है, एक अदिश राशि है। आपसे कोई पूछे कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्यों है, क्योंकि कार्य बल और विस्थापन के डॉट प्रोडक्ट से प्राप्त किया जाता है, अदिश गुणा से प्राप्त किया जाता है। ये कौन सी राशि हो गई, अदिश राशि। इसकी विमा भी निकाल लो भाई, विमा यानी डायमेंशन। तो इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे भाई, देखो बल की विमा होती है m1 L1 T-2। मैंने आपसे कहा था आप बस इस विमा को रट लें, m1 L1 T-2, ये बहुत जगह काम आएगी। और d यानी कि विस्थापन, और विस्थापन की विमा होती है L1, लेंथ L1। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो m1 का m1 L1 और L1 L2 और t का -2, तो कार्य की विमा हो गई m1 L2 T-2। तो अदिश राशि है, इसका विमा आपको पता चल गई और सूत्र मात्रक आदि मैंने बता दिए हैं भाई। अब हम चलते हैं इसका पोस्टमार्टम करते हैं। देखो भाई, इसका पोस्टमार्टम कैसे करेंगे कि जब यहां पर F और D के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगाया है, और भाई जब भी दो राशियां सदिश हैं, यानी एक तो फोर्स है और एक डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा कितनी घटनाओं के आधार पर हो सकता है, ऐसा हो सकता है आपके कोण के आधार पर। यानी भाई अगर इसको सोल्व करें तो जब भी डॉट प्रोडक्ट आता है तो हम इसके पीछे लगाते हैं कोस थीटा। यानी आपको अगर इसको सोल्व करना है डॉट को, तो आप इसके पीछे क्या लगा दो, कोस थीटा लगा दो। बस इतना ही आप तो याद रख लो, जनरल साइंस के लिए आप इतना ही याद रख लो कि जब भी दो सदिश राशियों का अदिश गुणा आए और तो उनके बीच में डॉट लगाते हैं, और डॉट को सोल्व करने का तरीका है एफ डी, और उसके पीछे लगा दिया कोस थीटा। यानी अब इन दोनों को आप साधारण गुना कर लेना, और उसके बाद कोस थीटा क्या बीमारी है। तो भाई देखो, कोस थीटा है, थीटा क्या है, एफ और डी दोनों कैसी राशियां थी, सदिश राशियां। एफ व डी के मध्य का कोण, भाई दोनों सदिश राशियां है ना, तो इन दोनों के बीच का कोण वही क्या है, तुम्हारा थीटा है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो F और D के बीच कोई ना कोई कोण रहेगा, उस कोण की वैल्यू अगर यहां रख दें, बल की रख दें, विस्थापन की रख दें, तो क्या प्राप्त कर सकते हैं, कार्य प्राप्त कर सकते हैं। देखो कैसे, चलते हैं आगे। देखो भाई, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। उदाहरण के लिए भाई ये कोई बॉक्स है, और इस बॉक्स को आप घसीट कर ले जा रहे हैं, ये जमीन पर रखा हुआ है, आप इसको घसीट कर ले जा रहे हैं। कोई आदमी यहां पर खड़ा हुआ है भाई, ठीक है, और इसके हाथ में कुछ इस तरीके से इसने रस्सी से बांध रखा है। ठीक है भाई, रस्सी से इसने इस बॉक्स को पकड़ के रखा हुआ है, और ये इसको इस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब आप देखोगे कि भाई इसका जो बल है वो इस दिशा में लग रहा है, फोर्स, क्योंकि जिधर खींचेगा फोर्स तो उसी दिशा में लगेगा। लेकिन ये वस्तु इस दिशा में विस्थापित होगी भाई, ये वस्तु सीधे ही इस जमीन के सहारे सहारे इस दिशा में विस्थापित होगी, यानी इसके डी की दिशा ये है। चीजें समझ में आई। और अगर इनको थोड़ा पीछे बढ़ाओ दोनों ही दिशाओं को, तो इन दोनों के बीच एक कोण बन जाता है थीटा, और वही कोण क्या था, W बराबर एफ डी कोस थीटा में से जो थीटा था वो यही कोण है। कि जब भी आप वस्तु को क्या कर रहे हो, बल लगा रहे हो, उस पर धक्का लगा रहे हो, खींच रहे हो,
तो आपके द्वारा लगाया गया बल और विस्थापन के बीच जो कोण होता है वही क्या है तुम्हारा, वही है आपका थीटा। आ गई बात समझ में? तो बल और विस्थापन के बीच जो एंगल होता है वही है आपका थीटा, और उसकी वैल्यू रख के प्राप्त कर सकते हो डब्ल्यू। इस थीटा के मान के आधार पर ही भाई हम कार्य को 3 भागों में बांटते हैं। कार्य को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। बात करते हैं तीनों भागों की भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के आधार पर। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल, एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं भाई, कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगाने पर वस्तु 2 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो कार्य होगा। एक सिंपल सा मैंने क्वेश्चन लिया है भाई, इसमें कहीं पर भी देखो दिशा की बात इसने नहीं की। अगर आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आता है कि जहां दिशा की बात ही नहीं की, कि भाई कोई वस्तु है उस पर 5 न्यूटन बल लगाना है, तो W होता है FD। अब कोस थीटा होता तो है, लेकिन यहां पर उसने W कोस थीटा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि किस दिशा में विस्थापित हो जाता है, हमें नहीं पता। तो ऐसी स्थिति में W आसानी से निकाल सकते हो। बल है 5 और वस्तु पर विस्थापन है 2 मीटर, तो इसका कार्य आ गया 10 जूल। ऐसी स्थिति में आपका आंसर 10 जूल ही मिलेगा, आपको वहां पर -10 जूल जैसे ऑप्शन नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने यहां दिशा की बात ही नहीं की। लेकिन अगर सर दिशा दे दे तो क्या करेंगे? तो देखो अब हम पढ़ते हैं कार्य 3 प्रकार का होता है। कैसे? जैसे देखो भाई, कार्य कितने प्रकार का होता है भाई? थीटा के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। तो मैं लिख देता हूं कार्य के प्रकार। ठीक है भाई, कार्य कितने प्रकार का है? टाइप्स ऑफ वर्क 3 प्रकार का। सबसे पहला होता है धनात्मक कार्य, यानी कि आपका पॉजिटिव वर्क। कौन सा वर्क भाई? पॉजिटिव वर्क, धनात्मक कार्य। दूसरा होता है आपका ऋणात्मक कार्य, यानी कि नेगेटिव वर्क। और तीसरा होता है आपका शून्य कार्य, यानी कि जीरो वर्क। तो कार्य यहां पर हो सकता है 3 प्रकार का, या तो धनात्मक कार्य पॉजिटिव वर्क, ऋणात्मक कार्य नेगेटिव वर्क, और शून्य कार्य जीरो वर्क। देखो मैं एग्जांपल दूंगा और आपको झट से समझ में भी आ जाएंगे। और यहीं से प्रश्न आता है, देखो कैसे, कि भाई जब आपने इस वस्तु को विस्थापित किया, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। फोर्स कैसे लगा रहे हो? इधर की तरफ लगा रहे हो, इस डायरेक्शन में। और वस्तु भाई विस्थापित भी किधर हो रही है? इधर। यानी वस्तु अब चलकर आ गई है कहां पर? यहां पर। तो आप देख रहे हो कि फोर्स की डायरेक्शन और विस्थापन की डायरेक्शन दोनों एक ही दिशा में है। तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच कोण कितना होगा? एक ये चल रहा और ये भी इधर चल रहा है dB। तो ऐसी स्थिति में बल और विस्थापन के बीच कोण होता है 0, यानी थीटा बराबर 0। आपसे पूछेगा भाई एग्जाम में कि धनात्मक कार्य की स्थिति में दोनों के बीच एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है। तो देखो अब बल आप निकाल सकते हो, W बराबर FD कोस, और कितना डिग्री रख दू थीटा की जगह? 0 डिग्री। तो W बराबर FD कोस 0 का मान बिल्कुल सही 1 होता है, तो W आ गया FD। और ये FD है मैक्सिमम वैल्यू, जो अभी अभी आपने निकाली थी ना भाई। जब आपको सवाल में कोई भी थीटा ना दिया जाए, कोई भी कोण ना दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में आप उसको क्या मानोगे? 0 डिग्री मानोगे, क्योंकि ये मैक्सिमम कार्य होता है, अधिकतम कार्य होता है। तो W मैक्सिमम आ गया, W बराबर F.D। सीधा बल का मान रखो, विस्थापन का मान रखो, आंसर आएगा किसमें? धनात्मक कार्य में। यानी भाई मैंने इसके ऊपर बल लगाया इधर, और ये भाई साहब भी उधर ही जा रहे हैं जिधर मैंने बल लगाया। तो 100% आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, यानी आप पॉजिटिव दिशा में हैं, चलते रहो, अच्छा कार्य है। बात ऋणात्मक कार्य की कर लेता हूं भाई। देखो ऋणात्मक कार्य में क्या होता है कि आपने इस बॉक्स को बल लगाया इधर F की दिशा में, और ये चला जाए इधर
डी विस्थापन कहां हो इसका, इस दिशा में हो। ऐसा हो सकता है क्या भाई? नहीं, ऐसा वास्तव में नहीं होता, लेकिन ये कुछ ऐसे बल होते हैं जो इसको विपरीत दिशा में आभास कराते हैं खींचने का। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर ये भाई किसी समतल जमीन पर रखा हुआ है और उस जमीन का और इसके बीच में एक बल लगेगा, दोनों की सतहों के बीच में, वो है घर्षण बल। जब आप इसको इधर ले जा रहे होंगे तो घर्षण बल किस दिशा में होगा? बिल्कुल सही, आपके बल की विपरीत दिशा में कार्य करेगा। यानी ये जो फोर्स है वो इस दिशा में लग रहा है, F घर्षण। ये तो आप खींच रहे हो, F घर्षण लग रहा है विपरीत दिशा में। तो इस F घर्षण के द्वारा जो कार्य किया गया है, अरे घर्षण भाई साहब तो इधर लग रहे थे और बॉक्स इधर ही विस्थापित होगा, क्योंकि आप बल तो उधर ही लगा रहे हो ना। बॉक्स तो 100% जाएगा अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो जो F घर्षण द्वारा किया गया कार्य है ना, उसमें और इस विस्थापन में कितना कोण है? बिल्कुल सही, कोण है 180। अरे एक इधर, दोनों में 180 डिग्री का कोण है। तो W बराबर हो जाएगा FD cos 180, और 180 का मान होता है -1, तो W हो गया माइनस का FD, और ये है भाई मिनिमम। यानी जब दोनों के बीच जो कोण है वो 180 हो, एक दूसरे के विपरीत जाएं, तो कार्य कौन सा हो जाता है? ऋणात्मक कार्य हो जाता है। ठीक है भाई, ये भी चीज समझ में आ गई होगी कि हम जब बल लगा रहे हैं तो अगर उसी दिशा में विस्थापन है तो कोई ना कोई एक ऐसा बल तो होता ही है, चाहे वो घर्षण बल हो, प्रत्यानयन बल हो, जो हमारे विपरीत लग रहा है, और उस बल द्वारा किया गया कार्य फिर क्या हो रहा है भाई? नेगेटिव हो रहा है। इन तीनों के भी उदाहरण भी मैं आपको दे दूंगा। शून्य कार्य की बात करें तो देखो भाई, कभी ऐसा हो जाए कि आप तो बल लगा रहे हो इस दिशा में, वस्तु पर बल आप किस दिशा में लगा रहे हो? इस दिशा में। ठीक है, वस्तु विस्थापित कहां हो रही है? इसी दिशा में होगी जब आप बल लगा रहे हो। तो ये तो 100% बात है। लेकिन दोस्तों, वस्तु का अपने वजन के कारण हमेशा एक बल जमीन की तरफ भी लगता है। ये लग रहा जमीन की तरफ बल, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण उसे खींचता है अपनी ओर, तो जमीन की ओर लगने वाला बल क्या है? F, और D हो रहा है विस्थापन। ठीक है, अगर मान लो आप बल नहीं भी लगा रहे, छोड़ो, तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हो कि अगर ये वस्तु इधर विस्थापित करना चाहते भी हो तो पहले आपको इस बल को तोड़ना होगा, क्योंकि इस बल और इस विस्थापन के बीच कितना कोण है? 90 डिग्री। यानी कि जब बल और विस्थापन के बीच कितना कोण हो? 90 डिग्री हो। और ये हमेशा क्या होगा? अधिकतर ये होगा आपका गुरुत्वीय बल होगा। जैसे कि ये आपका कौन सा बल होगा? अत्यधिक मात्रा में तो घर्षण बल ही आपको उदाहरण में मिलेगा। और गुरुत्वीय बल हमेशा कौन सा कार्य करता है? शून्य कार्य करता है। कैसे? ये पॉजिटिव भी करेगा। अभी रुको, सबसे पहले यहां 90 डिग्री हो गया, तो भाई W हो गया आपका FD cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो शून्य कार्य आया है। यानी भाई आप अगर किसी सामान को सर पर लेकर खड़े हुए हो, घर तक पहुंचाया नहीं, शाम हो गई, तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या है? 0, क्योंकि जो जमीन की ओर बल लग रहा है वो, और आपका विस्थापन कितना है? 90 डिग्री का कोण रखता है, तो टोटल कार्य तो 0 हो गया। आई बात समझ में? तो ये है भाई पूरा की पूरा मैटर, जिसमें आपको ऋणात्मक कार्य, धनात्मक कार्य और शून्य कार्य मैंने पढ़ाए। अब देखो आपका एग्जांपल देता हूं भाई। धनात्मक कार्य क्या होता है? किसी भी चीज को धक्का मारा और वो उसी दिशा में चली जा रही है, तो हमेशा कार्य होगा कौन सा कार्य भाई? पॉजिटिव कार्य होगा। ठीक है भाई, जब भी कोई वस्तु पर आपने बल लगाया उसी दिशा में जा रही है, तो मैक्सिमम कार्य होगा धनात्मक कार्य होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए जब आप किसी वस्तु को इस तरीके से ऊपर की ओर उठा रहे हैं, किसी वस्तु को आप ऊपर की ओर उठा रहे हैं, यानी कि आप उस पर बल लगा रहे हैं और वह ऊपर ही जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य कितना है? पॉजिटिव है, धनात्मक कार्य होगा, क्योंकि वस्तु जा तो रही है, उसी दिशा में खींच रहे हो, उसी में जा रही है, तो पॉजिटिव कार्य। ठीक है, ये सारे पॉजिटिव कार्य हैं, जैसे धक्का मारना, आगे बढ़ जाना, वस्तु को खींचना, उसी दिशा में जाता है, तो आपका पॉजिटिव कार्य होगा। अब ऋणात्मक कार्य की बात करूं, हाँ एक बात और बताओ भाई, अगर वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है इस तरीके से, स्वतः ही वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है, आपने तो कोई बल लगाया ही नहीं, तो उस समय बल कौन लगा रहा है?
उस समय बल लगा रहा है भाई आपका गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ। तो उस समय गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? जब वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रही है तो भी भाई पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि अपनी ओर खींचना चाह रहा है, अपनी ओर ही चीज आ रही है, तो 100% पॉजिटिव है। अब ऋणात्मक कार्य देख लो। ऋणात्मक कार्य से मतलब है भाई कि मैं कोई कार्य करना चाह रहा हूं उस पर, लेकिन वो मुझसे विपरीत दिशा में जा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए भाई मैंने अभी अभी आपसे कहा कि जब गुरुत्वाकर्षण बल, आप वस्तु को ऊपर की ओर लेके जा रहे हो, आप खुद बल लगा रहे हो तो वो पॉजिटिव है, लेकिन गुरुत्वीय बल उसको खींचना भी तो चाह रहा है और खींच नहीं पा रहा, दूर जाता जा रहा है। ये बल नीचे, ये ऊपर लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में विस्थापन ऊपर है, बल नीचे है, कार्य क्या होगा? ऋणात्मक कार्य। अब इसका विपरीत कर दे कि भाई अगर मुक्त रूप से इस तरह वस्तु गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल उस समय तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर ऊपर की तरफ ले जाई जा रही है तो वो नेगेटिव होगा। बिल्कुल सिंपल है भाई। और लास्ट में बात कर ले शून्य कार्य। भाई अगर कोई वस्तु और विस्थापन और उसके बल के बीच कितना कोण है आपका? बिल्कुल सही, आपका कोण है 90 डिग्री। यानी आप इस तरह वस्तु को लेकर खड़े हैं और बल लग रहा है इस दिशा में 90 डिग्री, और विस्थापन कुछ नहीं हो रहा, विस्थापन हो भी रहा है तो उसके 90 डिग्री पे। जैसे कि मैं आपसे बात करूं भाई कि कोई व्यक्ति अगर इस वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, इस तरीके से लगातार चक्कर लगा रहा है, 1 घंटा हो गया, थक गया बेचारा, वापस आकर उसी बिंदु पर बैठ गया, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि अभी केंद्रीय बल लगता है केंद्र की ओर। उस समय बल कौन सा लग रहा है? अभी केंद्रीय बल केंद्र की ओर, और भाई आप इस दिशा में घूम रहे थे, तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। यानी वृत्ताकार पथ पर अभी केंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है भाई? शून्य होता है। एक कुली अपने सर पर 5 घंटे तक सामान लेकर खड़ा रहे तो उस समय उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। अगर आप इस दीवार पर लगातार 2 घंटे से धक्का मार रहे हो तो भी आपके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि आपका बल और इस दीवार का विस्थापन 90 डिग्री पर है। आई बातें समझ में? ये होते हैं भाई आपके धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य के बारे में। बस कार्य के बारे में इतनी ही चीजें हमें पढ़नी होती हैं, ठीक है? चाहे कितने भी बड़ी कक्षा में आप हैं, इससे अधिक कार्य के बारे में हमारे पास नहीं होती। चीजें आपको मिलती हैं बड़ी कक्षाओं में, लेकिन क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो आपका कार्य की परिभाषा, मात्रक, विमा, सूत्र और ये आपके तीनों प्रकार के कार्य और जो मैंने उदाहरण बताए वो आपको याद रखने हैं। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं और फिर आपका कार्य वाला पोर्शन खत्म। अब आपको भाई सवाल मिलेंगे और सवाल में आपको दिया जाएगा थीटा और आपको निकालना है उस समय आंसर। देखो कैसे क्वेश्चन है भाई कि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगाने से वस्तु बल की विपरीत दिशा में 5 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो कार्य ज्ञात करें। बड़ा आसान सा सवाल है भाई कि कोई वस्तु है, उस पर आपने 10 न्यूटन बल लगाया और वो कितने विपरीत दिशा में विस्थापित हो गई? 5। अब आप कहोगे सर विस्थापित तो वो उसी दिशा में हुई थी, लेकिन भाई यहां पर विपरीत दिशा की बात कर रहा है, यानी कि आप इसको घर्षण बल मान सकते हो कि ये कौन सा बल है? घर्षण बल। तो 10, 5, 50 और सामने क्या आ जाएगा? विपरीत दिशा की वजह से माइनस, यानी कि 50 जूल कार्य होगा और वो भी किसमें? माइनस में, ऋणात्मक कार्य। पहला एग्जांपल। दूसरा आपसे कहता है बल की दिशा में, तो आंसर क्या आएगा? प्लस में 50 जूल, क्योंकि बल की दिशा में ही हो रहा है तो यहां पर केवल 10 गुणा 5 ही करोगे, 50 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपने लिया होगा कोस कितना डिग्री? 180, तो उसकी जगह मैंने सीधा ही माइनस लगा दिया। यहां आपने लिया है कोस 0 डिग्री यानी 1, तो प्लस का 1 लगा दिया। तीसरी चीज आपसे कह सकता है बल की लंबवत दिशा में, लंबवत का मतलब 90 डिग्री, तो 90 होता है कोस 90 0, तो सीधा ही कार्य कितना? 0।
ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको मिल सकता है। एक और सवाल आपसे पूछ सकता है भाई कि वस्तु के बल और विस्थापन के बीच, किसी वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगाने से वस्तु बल की दिशा में 60 डिग्री कोण, इस तरह कह सकते हो आप कि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगाने से वस्तु व बल की दिशा में 60 डिग्री कोण से विस्थापन होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि बल और विस्थापन के बीच में एंगल इस बार आपको अलग दिया है, ना तो वो 0 है, ना वो 180 है, ना वो 90 है, कुछ अलग ही कोण है। तो क्या है, बिल्कुल आसान चीज है। आपका सूत्र था एफ डी कोस थीटा, डब्ल्यू बराबर मान रख दो, एफ है 10, डी है भाई कितना 5, और बात करते हैं कोस थीटा की। तो यहां थीटा आपको सीधा दिया गया है कोस 60 डिग्री। कोस 60 का मान क्या होता है भाई, नहीं जानते? देखो आप साइन का मान जानते होंगे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये होता है साइन का मान। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, अगर बात करें कोस थीटा में तो इसका विपरीत हो जाता है भाई। यहां ये मान थे 0 के, 30 के, 60 के, 45 के, 60 के और 90 के। ठीक है, तो यहां मान कोस किसका निकालना है भाई, 30 का। तो जो कोस 60 का मान निकालना है, तो जो साइन 30 का मान है वो यहां पर कोस 60 का मान हो जाएगा। सीधी बातों में बात करूं तो यहां कोस 60 होता है 1/2। ठीक है भाई, आप सारणी देख सकते हैं कि कोस 60 का मान 1/2 होता है। तो यहां मुझे रखना है 10 गुणा 5 गुणा 1/2, इससे कटेगा 5 बार और आंसर आ जाएगा 25 जूल। यानी जब दोनों के बीच कोण 60 डिग्री हो, भाई इस तरीके का कोण है, ये तो विस्थापन हो गया D, और ये है आपका फोर्स F इस दिशा में, किधर भी हो सकते हैं दोनों, और दोनों के बीच कोण है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री यानी कोस 60 का मान याद रखना है, 30 है तो कोस 30 का मान याद रखना है। तो आंसर आ जाएगा कितना, 25 जूल। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपने कार्य को कंप्लीट कर लिया है। कल हम शक्ति और ऊर्जा की क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है भाई, आप समझ रहे हैं चीजों को, तो वीडियो को एक लाइक करते जाएं। अब हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और प्लेलिस्ट में जाकर ऐसी बहुत सी बेहतरीन वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी कमेंट हो तो मुझे सवाल करें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।